डील करने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए हैं। कोरोना की वजह से पहले 2 बार दौरा नहीं कर पाए थे, लेकिन जबकि दुनिया खासकर यूरोप के सामने यूक्रेन युद्ध का संकट खड़ा हुआ है, बोरिस जॉनसन भारत पहुंचे हैं और दौरे की शुरुआत गुजरात से हुई है। मैसेज साफ है कि ब्रिटेन भारत के साथ कारोबारी रिश्ते को नई ऊंचाई देना चाहता है। दोनों देशों के दरमियान आयात निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है। वैसे माना यह भी जा रहा है कि बोरिस जॉनसन के इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन सकती है। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इससे भारत और ब्रिटेन दोनों को क्या फायदा होगा, हम इसे समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे तो क्या तस्वीरें सामने आई। दोस्ती और कारोबारी रिश्ते का मजबूत ताना बाना तैयार करने बोरिस जॉनसन भारत आए हैं। जाहिर है वर्तमान के साथ नजर इतिहास पर भी है। साबरमती आश्रम पहुंचे बोरिस जॉनसन ने महात्मा गांधी को नमन किया। चरखा चलाया, सूत काता, विजिटर बुक में लिखा कि उस महात्मा के आश्रम में आना सौभाग्य की बात है जिसने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। 1930 में अंग्रेज सरकार के नमक टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही की थी। वो भी अच्छे में पड़ गए कि कैसे, जैसे दांडी मार्च लीजिए कि सॉल्ट में हमने बोले कि हमने टैक्स दिया था, हाँ, तो वो भी सोच रहे थे कि कैसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट कैसी होगी कि जिसने टैक्स दिया। आजादी के करीब 70 वर्षों में ब्रिटेन और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन का इरादा इस रिश्ते को बिजनेस के मामले में भी नई ऊंचाइयां देने का है। शायद इसीलिए दौरे की शुरुआत गुजरात से हुई। ये ब्रिटेन के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला गुजरात दौरा है और उनका स्वागत भी जबरदस्त हुआ। अहमदाबाद के जिन सड़कों से बोरिस जॉनसन गुजरे, हर जगह पारंपरिक गुजराती अंदाज में उनका भरपूर स्वागत हुआ। बोरिस जॉनसन का गुजरात दौरा असल में भारत के साथ ब्रिटेन के नए बिजनेस डील की पृष्ठभूमि है। बताया जा रहा है कि भारत ब्रिटेन के साथ सालाना कारोबार को करीब 3 लाख करोड़ तक ले जाना चाहता है। इसी सिलसिले में बोरिस जॉनसन गुजरात के उद्योगपतियों से मिले। अडानी ग्रुप के चेयरमैन से करीब 1 घंटे तक बात हुई। ब्रिटिश पीएम के दौरे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगनी है। इसे नए युग की ट्रेड डील कहा जा रहा है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज और निवेश तो होगा ही, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और सतत विकास को भी शामिल किया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है 2 देशों के बीच में कि उनके नागरिक या उनके एंटिटीज सर्विसेज या गुड्स यानी सेवाएं या निर्यात किया या आयात किया हुआ सामान उनको फ्रीली बिना ज्यादा ट्रेड बैरियर्स के, कस्टम ड्यूटीज के आपस में एक दूसरे में देशों के बीच में व्यापार कर सकते हैं। उन पे ज्यादा बैरियर नहीं लगेंगे, यानी बंदिशें नहीं लगेंगी। कुल मिलाकर के 26 पॉलिसी इश्यूज ऐसे हैं जिन पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भारत की 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आखिरी जो मार्च में हुई थी उसमें एक कहा जाता है कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, यानी वो पॉइंट्स हुए थे। अर्ली हार्वेस्ट मतलब एक फसल आपकी जो उगाई होने वाली है हार्वेस्ट, उससे पहले वाली, यानी उसके जरिए कुछ बिंदुओं पे आपका एग्रीमेंट हो जाता है, सहमति हो जाती है और उसको मूल बना करके आगे की सहमतियां बनाई जा सकती है। भारत और यूके ने अभी तक 26 में से 22 पॉइंट पे
अभी बातचीत अभी होनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि 4 पे जो बातचीत हो गई है वो पक्की है और 22 पर बड़ी तेजी से बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद में होगी। भारत और ब्रिटेन के कारोबार का दायरा पिछले 2 दशक में तेजी से बढ़ा है, लेकिन दोनों देश इसे नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 20 साल में आयात निर्यात 3 गुना ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ब्रिटेन की हिस्सेदारी करीब 6% की है। इसी तरह भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत के निवेश में ब्रिटेन ने 1.16 लाख से ज्यादा नौकरियां निर्मित हुई हैं। जानकार मान रहे हैं कि जॉनसन अपने देश में महंगाई कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए इस दौरे में ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाई स्किल वाली नौकरियों के अवसर और नॉलेज शेयरिंग पार्टनरशिप पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेते हुए एक बहुत बड़ी बात जो होने वाली है वो ये हो सकती है कि जो कि इशारा आ रहा है बोरिस जॉनसन की तरफ से भी आया है कि जो यूके के वीजा रूल्स हैं उनमें शायद लचीलापन आएगा, जिससे कि भारत से ज्यादा प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूके जाकर के पढ़ाई कर सकें या यूके जाकर के जीविका कमा सकें। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा का मुख्य मकसद कारोबार है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में कारोबार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अहमदाबाद से राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्थिक साझेदार के तौर पर भारत ब्रिटेन के लिए कितनी अहमियत रखता है, ये बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 4 दिन पुराने ट्वीट से ही पता चलती है। 2 दिन के भारत दौरे पर आने से पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को अपने ट्वीट में आर्थिक महाशक्ति करार दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस ट्वीट में बोरिस जॉनसन ने भारत को ब्रिटेन का अहम रणनीति साझेदार बताया था। और कुछ ही देर में अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच रहे हैं बोरिस जॉनसन और भारत को लेकर इस उत्साह की वजह भी है। भारत ब्रिटेन का 15वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि व्यापारिक साझेदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो साल 2020 और 21 में दोनों देशों के बीच करीब 1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था, जिसमें भारत ने करीब 60,000 करोड़ के उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किए थे। उसके बदले भारत ने ब्रिटेन से सिर्फ 36,000 करोड़ का सामान आयात किया था। साल 2019-20 की अगर बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच 1,08,000 करोड़ का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत ने ब्रिटेन को 61,000 करोड़ के करीब निर्यात किया। उसके बदले भारत ने ब्रिटेन से सिर्फ 47,000 करोड़ के उत्पादों की आयात किया था। साल 2018-19 के बीच दोनों ही देशों ने करीब 1,17,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और इस सालाना व्यापार में भारत ने यूरोप के इस देश को 65,000 करोड़ से ज्यादा के उत्पादों का निर्यात किया और 1 साल के अंतराल में भारत ने ब्रिटेन से करीब 52,000 करोड़ का ही सामान आयात किया था। अगर साल 2017-18 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ट्रेड पर नजर डाली जाए तो दोनों देशों के बीच करीब 93,000 करोड़ का कारोबार हुआ है, जिसमें भारत ने ब्रिटेन को करीब 62,000 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया है। वहीं इस साल भारत ने ब्रिटेन से सिर्फ 31,000 करोड़ का इंपोर्ट किया है। पिछले 2 दशक यानी कि 20 साल में भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 3 गुना का इजाफा हुआ है। साल 2000 में भारत ब्रिटेन के बीच आयात निर्यात महज 41,000 करोड़ रुपए का था, जो अब करीब 1,30,000 करोड़ का हो चुका है। फिर भी निर्यात के मामले में हम ब्रिटेन से कहीं आगे हैं। भारत दौरे पर आए बोरिस जॉनसन का जोर सालाना 1,30,000 करोड़ के द्विपक्षीय कारोबार को 2,89,000 करोड़ तक ले जाने का रहेगा। बोरिस जॉनसन को अपने भारत दौरे से करीब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अहमदाबाद में उन्होंने गुड न्यूज टुडे से क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं।
been a wonderful trip so far, absolutely fantastic, and it's great to be here in Gujarat. Gujarat is an extraordinary place, and as you know, we have a huge Gujarati community in the UK, which incarnates the living bridge between India and the Ukraine. And the UK. Yes, but I'm looking forward very much to our conversation, and we'll talk about trade, about security, about all the issues that we share. भारत ब्रिटेन के बीच 1,30,000 करोड़ के कारोबार को बोरिस जॉनसन दोगुना से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। साल 2020-21 की अगर बात की जाए तो उसके सालाना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 100% से ज्यादा बोरिस जॉनसन ने मुश्किल लक्ष्य ऐसे समय में रखा है जब भारत किसी भी देश से आयात बढ़ाने के बजाय मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पाद पर जोर दे रहा है, जिसमें भारत की रक्षा जरूरतें भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर जोर दे रहे हैं, जिसे अर्ली हार्वेस्ट डील नाम देने की भी कोशिश चल रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के बीच तीसरे दौर की बातचीत इस महीने के आखिर में शुरू होगी, जिसमें रोजगार, ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के जरिए ब्रिटेन ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर यानी कि 7,62,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा समय में सालाना 1,30,000 करोड़ है। आयात निर्यात के मामले में भारत को बढ़त है। भारत के लिए यूके 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी कि निर्यात गंतव्य है। भारत से ब्रिटेन को निर्यात क्या कुछ होता है वो भी आपको समझाते हैं। भारत से रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, रिफाइंड ऑयल के अलावा दवाइयां और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का आयात होता है। रिफाइंड ऑयल है, दवाइयां हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फार्मा उत्पाद जो कि ब्रिटेन को भारत भेजता है, जबकि भारत यूके से मोती, कीमती पत्थर, मेटल, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण जैसी चीजों को इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है। और इसके अलावा ब्रिटेन से इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण भी आते हैं। इतना ही नहीं, यूके से भारत में भारी मात्रा में शराब का आयात भी किया जाता है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि बोरिस जॉनसन के इस दौरे से द्विपक्षीय फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ताकत मिलेगी। पहले से ही चले आ रहे हजारों करोड़ के कारोबार में और तेजी आएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद पहुंचे तो एक नई बात हुई जो बताती है कि दुनिया में भारतीय उद्योगपतियों का कद कितना बड़ा हो चुका है। बोरिस जॉनसन ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात अहमदाबाद के शांतिग्राम में मौजूद अडानी समूह के मुख्यालय में हुई है। वहां पहुंचने पर चेयरमैन गौतम अडानी समेत अन्य अधिकारियों ने जॉनसन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुलाकात के दौरान बोरिस जॉनसन और गौतम अडानी के बीच एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, एरोस्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल के क्षेत्र में विकास समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ एक दौरे पे हैं 2 दिन के, और उसमें उन्होंने एक अहम मीटिंग करी भारत के इंडिया इंक के एक बड़े सदस्य गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप में लेकर के जो उनकी मुलाकात थी, यानी ये अप्रत्याशित है कि एक बिजनेस कंपनी से मिलने के लिए यूके के प्रधानमंत्री गए, लेकिन ये शायद नए भारत को दर्शाता है और शायद ये नई दुनिया के आयाम को दर्शाता है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, क्लीन फ्यूल्स को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो दुनिया भर में काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारत की कंपनियां और भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो बैठक हुई है अडानी ग्रुप के लोगों के साथ बोरिस जॉनसन की, वो कुछ निवेश भारत की कंपनियों द्वारा यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर के होगा, और इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो
तो बोरिस जॉनसन भारत के साथ बिजनेस डील करने आए हैं, लेकिन आज गुजरात के वडोदरा में वो बुलडोजर पर चढ़े नजर आए। यूपी एमपी के बाद दिल्ली में इस्तेमाल के बाद बुलडोजर पहले से ही चर्चा में, इसलिए जब बोरिस जॉनसन बुलडोजर के साथ नजर आए तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा गर्म हो गई। चलिए तस्वीर आपको दिखाई रहे हैं। जॉनसन का बुलडोजर कनेक्शन क्या है? असल में बुलडोजर बनाने वाली कंपनी जेसीबी ब्रिटेन की है और वडोदरा में जॉनसन ने जेसीबी की ही एक यूनिट का दौरा किया और एक प्लांट का उद्घाटन किया। और जेसीबी के चेयरमैन लॉर्ड बैमफोर्ड बोरिस जॉनसन के काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं। तो बोरिस जॉनसन भारत के साथ कारोबार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। उनके भारत के मौजूदा दौरे का मकसद भी यही है और जानकार भी मान रहे हैं कि ऐसा करके बोरिस जॉनसन ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं। असल में आज ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दिनों दिन मजबूत हो रही हमारी अर्थव्यवस्था से न सिर्फ छोटे देश बल्कि विकसित देशों को भी आस है, जिसे बोरिस जॉनसन भारत में मौजूद हैं। और उसी समय अमेरिका में इंडियन इकोनॉमी की तारीफ हो रही है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जमकर तारीफ की है। ऐसे समय में जबकि दुनिया के बड़े देश भी यूक्रेन युद्ध से बुरी तरह से प्रभावित हैं, भारत तेज विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। IMF ने इसे पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर बताया है। अभी भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की यात्रा पर है और वहां उन्होंने IMF और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। और इस बीच IMF ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत ने संकट काल में खुद को साबित किया और दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। IMF ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 8.2% कर दिया है, लेकिन दावा अब ये किया जा रहा है कि फिर भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि घटने के बावजूद भारत का ग्रोथ रेट अनुमान चीन और अमेरिका से कहीं ज्यादा है। चीन के लिए ग्रोथ अनुमान 4.4% है, यानी कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से दोगुनी रहेगी। अमेरिका की वृद्धि दर 2022 में 3.7% रहने की संभावना जताई जा रही है। IMF के मुताबिक कोरोना महामारी के शानदार प्रबंधन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है और इसी वजह से भारत यूक्रेन संकट का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में है। यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन संकट से पैदा हुए आर्थिक हालातों से निपटने में भारत पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि जंग का भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं होगा। और इतना ही नहीं, IMF का दावा यह भी है कि भारत की विकास दर दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम करेगी। अच्छी सच्ची खबरों में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर।
मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच। चलिए अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर का जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा हो रही है। कोरोना तेजी से फैल रहा है। दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 170 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा केस गाजियाबाद और नोएडा में देखने को मिले हैं। बुधवार को नोएडा में 103 केस सामने आए तो गाजियाबाद में 33 नए मामले मिले हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें 18 छात्र हैं। दोनों जिलों में अब तक करीब 200 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना की चौथी लहर को लेकर बुधवार को कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम के साथ बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मास्क लगाने के लिए स्कूलों में बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जागरूक करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। NCR में यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करने पर भी फोकस है। और इस बीच स्कूलों में हेल्प डेस्क भी बना दिए गए हैं। स्कूल में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन को ज़रूरी कर दिया गया है। जो एडवाइजरी जारी की गई है उनमें स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अब अहम होगा और साथ ही संक्रमित बच्चों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। और इसी को लेकर क्या कहते हैं जानकार, सुनवाते हैं आपको। स्कूल तो 2 साल से बंद ही थे और अभी रिसेंटली ही स्कूल ओपन हुए हैं, तो क्योंकि उनका बच्चों का जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो भी बहुत आवश्यक है। यदि स्कूलों में कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो और मास्क का पालन हो तो निश्चित रूप से जो इन्फेक्शन का दर है वो कंट्रोल होगा और नए केसेस कम होंगे। ज़्यादातर केसेस जो आ रहे हैं बच्चों में भी हमने देखा है कि हल्के या माइल्ड केसेस हैं। 1 या 2 बच्चे वो भर्ती हैं जिनमें की बाकी बीमारियां हैं, जैसे एक बच्चा है जिसको पहले से निमोनिया है, दूसरा बच्चा है उसको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको कि कोरोना का यदि इन्फेक्शन हो गया तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, उनको ICU बेड्स की आवश्यकता पड़ती है। पर जो नॉर्मल बच्चे जिनका इम्यूनिटी ठीक है वो ज़्यादातर पेशेंट्स बच्चे एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हल्का बुखार या गले में खराश या सोर थ्रोट ये हो गए और वो ठीक हो रहे हैं।
सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को यादगार बनाने में केंद्र सरकार और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यही वजह है कि इस बार प्रकाश पर्व को मनाने के लिए दिल्ली के लाल किले को चुना गया। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए लाल किले को चुने जाने के पीछे वजह क्या है, वो भी देखिए। फूलों से सजी पालकी और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच गूंजते जयकारे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष की इस शानदार शोभा यात्रा को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। शोभा यात्रा की भव्यता को देखने के लिए लोगों को जब सड़कों पर जगह नहीं मिली तो वो इमारतों की छतों पर चढ़ गए ताकि वो इस ऐतिहासिक पल के हर एक लम्हे के गवाह बन सके। परंपरा के मुताबिक शोभा यात्रा में सबसे आगे पंच प्यारे और पीछे गुरु तेग बहादुर जी की पालकी। यहाँ पर हम देख सकते हैं पीछे पीछे पालकी साहब भी आ रही है। एक और चीज़ जो आपको दिखाऊंगी, देखिए जब जब गुरु साहब की पालकी निकलती है और बिगुल बजते हैं, शहनाई पीछे बजती है और इसके अलावा आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नगाड़े बज रहे हैं और उस नगाड़े की थाप के बाद फिर उसके बाद ये पालकियाँ निकलती हैं। फूलों की बारिश की जा रही है और पालकी साहब पहुँच चुकी है और अब यहाँ से रवाना होकर सीधा लाल किले तक जाएगी और फिर वहाँ पर रहरा साहब का पाठ और फिर उसके बाद कीर्तन दरबार की शुरुआत होगी। मौका गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती का है, इसलिए यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से लाल किले तक ये शोभा यात्रा क्यों निकाली गई। क्योंकि इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के शीश को काटने का आदेश दिया था। यही कारण है कि लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने दिए थे संगत के लिए, जिसकी बाबत धन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने अपने मुखारबिंद से किया था। तिलक जंजू राखा प्रभुता का कीनो वडो कलू में साका साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सी ना उचरी धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया। धर्म की रक्षा के लिए शीस दिया। इस शोभा यात्रा में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरे कार्यक्रम की योजना तैयार की ताकि पूरी दुनिया तक गुरु तेग बहादुर की वीरता, भक्ति, समानता और उनके बलिदान के संदेश को पहुंचाया जा सके। इस तो बड़ा कोई इतिहासिक दिन नहीं हो सकता क्योंकि ਅੱਜ हर एक गुरसिख ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। बहुत लंबे समय तो ਇਹ ਟੀਸ ਅਸੀਂ महसूस कर रहे सी कि साडे गुरु साहिबान ने इस भारत खंड के वास्ते एडी बड़ी शहादत दी हुई है, लेकिन जो भारत की हुकूमतें हैं उन्होंने इनको नज़रअंदाज किया है। लेकिन आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है जब हम ये दृश्य देख रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक दृश्य है। 2 दिनों तक मनाए जाने वाले इस 400वें प्रकाश वर्ष में दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी सिख समुदाय के लोग शामिल हुए, जिनका उत्साह और जोश देखते ही बना। 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया, जिसको यादगार बनाने के लिए लाल किले पर प्रकाश पर्व से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें एक दिन पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रकाश वर्ष में कोई खलल न पड़े, इसके लिए गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से लाल किले तक सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे। राजनीति में संकेतों के माध्यम से संदेश देने की एक अपनी अलग अहमियत हुआ करती है और
श्री गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के ऐसे गुरु के रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने अपने दौर में खासकर कश्मीर में भी हिंदुओं के खिलाफ मुगलिया अत्याचार का जवाब दिया था और ऐसे में उनके 400वें प्रकाश पर्व को खास बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और थोड़ी देर बाद वो इस मौके पर खुद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का ये भाषण लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि लॉन से होगा और लाल किले की प्राचीर वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए रात में भाषण देकर ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक लाल किले को आयोजन स्थल के रूप में चुना जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को काटने का आदेश दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसी बात से खफा मुगल शासक ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का सर काटने के लिए कहा और वहां आजकल गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है जिसकी दूरी लाल किले से करीब 1 किलोमीटर है। लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से हो रहा है जिसमें 400 रागी यानी कि सिख संगीतकार शबद कीर्तन कर रहे हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में देश भर से 11 मुख्यमंत्री और प्रमुख सिख नेता शामिल हो रहे हैं। साथ ही 400 सिख जथेदारों को भी और उनके परिवारों को भी न्योता भेजा गया है जिनमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लोग भी शामिल हैं। ये दूसरा मौका होगा जब स्वतंत्रता दिवस के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर से आज़ाद हिंद फौज सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी और लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगलों को उनकी भाषा में जवाब देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व लाल किले पर हो रहा है। इस मौके पर लाल किले में एक म्यूजियम बनाया गया है जहां पर उनके शस्त्रों को भी रखा गया है जिनका इस्तेमाल उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ किया था और इसी वजह से उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है और इन हथियारों को वहां रखने का मकसद साफ है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी वीरता और बलिदान को जान सकें। गुरु साहब को हिंद की चादर कहा जाता था और वो इसलिए क्योंकि उस दौर में मुगल बादशाह के जुल्म इतने बढ़ चुके थे और एक बार मुगल बादशाह ने हुक्म दिया कि एक दिन में उन्हें 1 किलो जनेऊ चाहिए। यानी उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पंडितों का सर कलम करके वो जनेऊ इकट्ठे होने हैं। और ये वही दौर है, पिक्चर उसी को दिखाती है तस्वीर, जिस दौर में पंडित गुरु साहब के पास आते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमें जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है और हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। ज़रा हमें शस्त्रों के बारे में समझाइए, क्या क्या है जरा। ये शस्त्र है श्री साहब नाम है इनका, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी दी है। ये आगे तीर ने, कृपान जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी कृपान। ये तीर जेड़ा अपना गुरु तेग बहादुर साहब जी दा, ये ताउस जंग है। ये प्रधान साहब भी आ गए ने साडे गुरुद्वारा साहब दे ते ए ताउस जंग है। अगे तीर है, फिर अगे खंडा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे शस्त्र ने और ये ओरिजिनल शस्त्र है जी, बिल्कुल ओरिजिनल शस्त्र है। और आपको बता दें बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं पहुंचने वाले हैं। गुरु साहब को नमन करेंगे प्रधानमंत्री। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।